हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने आज हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 संघवाद के नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघवाद क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। संघवाद का अर्थ साधारण शब्दों में कहे तो संघवाद संगठित रहने का विचार है। अर्थात संघ माइनस संगठन प्लस वाद, अर्थात एक विचार, वाद होता है एक विचारधारा और संघ का अर्थ है संगठन। अच्छा, संगठन वाली विचारधारा। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघीय केंद्रीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय अर्थात राज्य स्तर की सरकारें। अर्थात एक केंद्रीय और राज्य स्तर की जो सरकारें हैं उनसे मिलकर जो एक संस्थागत प्रणाली बनाई जाती है उसे ही संघवाद कहते हैं। संघीय अर्थात हमारे देश में कौन सी सरकार है? संघीय सरकार। संघीय अर्थात केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और राज्य की सरकारें अपने प्रांत अर्थात राज्य विशेष के लिए होती हैं जिसके जिम्मेदारी राज्य के महत्व के विषय होते हैं। अर्थात जो संघीय सरकार होती है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और जो राज्य की सरकारें हैं उनमें राज्य के महत्व के विषय होते हैं। जैसे उदाहरण, भारत में संघ सूची के विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब भारतीय संविधान में संघवाद, भारतीय संविधान में संघवाद को किस तरह सम्मिलित किया गया है ये हम नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरा पॉइंट है, भारत में जो संघवाद अपनाया गया है उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आंदोलनकर्ताओं के द्वारा लिए गए उस फैसले का परिणाम है जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बांटेंगे। आज संविधान में ऐसा ही है। अब भारतीय संविधान में संघवाद को क्यों सम्मिलित किया गया? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में तो भारत में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, मतलब समस्त राज्यों से जुड़कर ही भारत देश का निर्माण हुआ है। और जो भारत में जो संघवाद अपनाया गया था तो उसी समय जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उससे पहले ही यह फैसला ले लिया गया था कि भारत की सभी समस्त शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बंटवारा होगा और आज संविधान में ऐसा ही हो रहा है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अनुसार एक संघीय सरकार 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित सरकारें अपने अपने प्रांतों में अपने अपने विषयों पर काम करती हैं। 7 केंद्र शासित प्रांतों में से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी देशों में भी संघवाद है, परंतु यहाँ भारतीय संघवाद से भिन्न संघवाद है। अब भारतीय संघवाद की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली है, भारत में 3 स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर तथा स्थानीय प्रकार की सरकारें हैं। दूसरा है, भारत में लिखित संविधान है। तीसरा है, भारत में शक्तियों का विभाजन जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट शक्तियों के रूप में किया गया है, जिसमें से संघ सूची में 97 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 66 हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और जो बाकी बचे हैं वे अवशिष्ट शक्तियों के तहत रखे गए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो भी भारतीय संघवाद की एक विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। अब संघ सूची क्या है? राष्ट्रीय महत्व के विषय, इसमें लगभग 99 विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक, खनिज आदि से संबंधित विषय हैं। वे सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जो संघ सूची में आते हैं। अब राज्य सूची में किन विषयों को रखा गया है ये हम नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे। साधारणतया क्षेत्रीय महत्व के विषय लगभग 66 विषय हैं जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि सभी राज्य स्तरीय सूची में रखे गए हैं। समवर्ती सूची जिसमें 47 या 52 विषय हैं जैसे फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंधित विषय
समवर्ती सूची में आते हैं। शक्ति विभाजन। अब हमारे देश में जो संघवाद है उसमें शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। भारतीय संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है, एक संघीय सरकार तथा दूसरी प्रांतीय अर्थात राज्य सरकार। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 में संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का घोषणा पत्र है। अब किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 है। इसमें जो अनुच्छेद है उनमें सभी में संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण है उन सभी का विवरण दिया गया है। संघीय सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के तो प्रांतीय सरकार के पास प्रांतीय महत्व के विषय हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी शक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, सभी संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। देश में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत बांटा गया है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को तानाशाह होने से रोकती है तथा सभी नागरिकों को निष्पक्ष न्याय दिलाती है। संशोधन प्रणाली यह संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर की सरकारें। यह भी भारतीय संघवाद का लक्षण है। अब भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण, ये कौन कौन से पॉइंट हैं? भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के साथ साथ ही एकात्मक लक्षण भी हैं जो निम्न प्रकार है। पहला है इकाई नागरिकता जो एकात्मकता की ओर प्रदर्शित करता है। दूसरा है शक्ति विभाजन में संघीय पक्ष को अधिक ताकतवर बनाया गया है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है। एकीकृत न्यायपालिका, आपातकाल में एकात्मक शासन अर्थात केंद्र शक्तिशाली हो जो राष्ट्रपति शासन के जरिए। राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS है। संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व है। ये सभी संविधान में एकात्मकता के लक्षण हैं। भारतीय संघ में सशक्त केंद्रीय सरकार ही क्यों? अब भारत में जो संघवाद अपनाया गया उसके तहत हमारी केंद्रीय सरकार को ही इतना ताकतवर क्यों बनाया गया, ये हम निम्न पॉइंटों के जरिए समझेंगे। पहला है भारतीय संविधान द्वारा एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करने के कारण निम्न है। पहला है भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भरा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार है, उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं। तो इसलिए हमारा देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न पहचान और विभिन्न वेशभूषाओं, विभिन्न बोलियों के कारण अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। इसीलिए भारत में एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई। दूसरा है संविधान निर्माता शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के माध्यम से उन विविधताओं तथा समस्याओं का निपटारा चाहते थे। तीसरा है देश की आजादी 1947 के समय 500 से भी अधिक देशी रियासतें थीं, उन सभी को शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के द्वारा ही भारतीय संघ में शामिल किया जा सका था। अर्थात जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय 500 से भी अधिक देशी रियासतें थी, तो उन सभी को एकजुट करने के लिए भारत में संघवाद अपनाया गया और उसी के तहत केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाया गया। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। केंद्र राज्य संबंध। संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करने पर अक्सर राज्यों द्वारा विरोध किया जाता है और राज्य निम्नलिखित मांगे भी करते हैं। पहला है स्वायत्तता की मांग। समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों में राज्यों को केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है जो निम्न रूपों में है। पहला है वित्तीय स्वायत्तता। राज्य के आय के अधिक साधन होने चाहिए तथा संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। प्रशासनिक स्वायत्तता। शक्ति विभाजन को राज्यों के पक्ष में बदला जाए, राज्यों को अधिक महत्व के अधिकार और शक्तियां दी जाएं। तीसरा है सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। तमिलनाडु में हिंदी विरोध में, पंजाब में पंजाबी व संस्कृत के प्रोत्साहन की मांग। तो ये सभी पॉइंट हैं, ये सभी स्वायत्तता की मांग है, अर्थात राज्यों को इन स्वायत्तता के क्षेत्र में ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए।
इसलिए भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव उत्पन्न होता है। राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की सहमति के बिना राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से अनुच्छेद 356 का अनुचित प्रयोग कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगवा देना। अर्थात जो मतलब राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन है उसके तहत मतलब राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो ये है कि जैसे मतलब किसी राज्य में जैसे अनुशासन या फिर विद्रोह या फिर संविधान के भंग होने की वो होती है समस्या, तो उसके तहत राज्यपाल यह अधिकार है, राज्यपाल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह केंद्र सरकार की सहमति से बिना राज्य सरकार की सहमति लिए बिना वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नए राज्यों की मांग। भारतीय संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। यह संघवाद में सबसे बड़ा तनाव है। अंतरराज्यीय विवाद। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवादों के अनेक उदाहरण हैं। राज्यों के मध्य सीमा विवाद, जैसे बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में टकराव। नदियों के जल के बंटवारों को लेकर विवाद, जैसे कर्नाटक एवं तमिलनाडु कावेरी जल विवाद में फंसे हैं। विशिष्ट प्रावधान। पूर्वोत्तर के राज्य तथा जम्मू कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है, जैसे अलग संविधान है, उसका अलग ध्वज है तथा भारतीय संसद द्वारा राज्य सरकार की सहमति के बिना आपातकाल नहीं लगा सकती आदि। और संविधान के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। तो ये सभी जो पॉइंट हैं ये इनसे मतलब संघवाद में समस्या रहती है और तनाव उत्पन्न होता रहता है। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर की समस्या को काफी हद तक सुलझा लिया गया है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।